दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों घर से निकले कचरे और गोबर के बदले अब रसोई गैस मिलेगी। जी इस तरीके से योजना बिहार में शुरू हो चुकी है। बिहार के मधुबनी कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत ने इस योजना की शुरुआत की है। जी हाँ, वह इससे जैविक खाद बनाकर जुड़े परिवार वालों को गैस सिलेंडर भराने के लिए भुगतान करेगा। जी हाँ, यानी कि अगर आप घर से निकलने वाले कचरा या फिर गोबर देते हैं तो फिर उसके बदले आपको रसोई गैस मिलेगा। जी इसके लिए 9 कट्ठा जमीन 5 साल के लिए लीज पर ली गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कचरे से जैविक खाद बनाने का पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसी के तहत उसके निर्देश में 4 फरवरी को इस योजना का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत ने मछली गांव में किया है। मधुबनी जिला के मछली गांव में किया है। इससे गांव के 50 परिवारों को जोड़ा गया है। यह योजना के अनुपात इन परिवारों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए हरे और फिर नारंगी रंग की डस्टबिन दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें मवेशी का गोबर भी देना होगा। केंद्र के कर्मी प्रतिदिन घर घर जाकर इसका उठाव करेंगे। इसे गांव में ही लीज पर ली गई जमीन पर एकत्रित किया जाएगा, यानी कि एक ही जगह किया जाएगा। इससे कचरे और गोबर को मिलाकर जैविक खाद बनाई जाएगी। इसकी बिक्री 6 रुपया प्रति किलो की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुधीर कुमार दास कहते हैं कि एक किसान को प्रतिदिन 2 मवेशी का गोबर और घर से निकला कचरा देना होगा। इसके बदले महीने में एक गैस सिलेंडर भराने की रकम का भुगतान किया जाएगा। अधिक मवेशियों का गोबर देने वाले किसान चाहेंगे तो उनको नगद भी भुगतान किया जाएगा। किसान इसके बदले खाद भी ले सकते हैं। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिन राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं वो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। लेकिन हर किसी की निगाहें इस बार बंगाल पर टिकी हुई है। साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रच दिया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद से लेकर अब तक ममता लगातार 2 बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दीदी इस बार भी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर बंगाल में भगवा लहराएगा। पिछले 5 सालों से बीजेपी की नजर बंगाल पर है। साल 2016 में जब से ममता बनर्जी दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तभी से बीजेपी ने उन्हें घेरने का प्लान तैयार कर लिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी राज्य में बेहद आक्रामक हो गई है। पिछले 6 महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर किसी ने बंगाल का दौरा लगातार किया है। बीजेपी बार बार बंगाल में परिवर्तन का नारा दे रही है। पिछले 3 महीनों के दौरान बीजेपी की रणनीति से टीएमसी में खलबली मच गई है। एक के बाद एक टीएमसी के दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी की चिंता लाजमी बढ़ना ही है और बढ़ गई है। डायमंड हार्बर विधायक दीपक हलदार, पूर्व मंत्री शुभेंद्र अधिकारी और फिर राजीव बनर्जी, टॉलीवुड अभिनेता यश दास गुप्ता, हिरन चटर्जी के अलावा करीब आधा दर्जन एक्टर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई और नेता पार्टी छोड़ने की लगातार धमकी दे रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इससे पहले पार्टी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी के खाते में मात्र 43% वोट गए थे। बीजेपी इसी कामयाबी को इस बार विधानसभा में चुनाव में बदलना चाहती है। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास ममता को टक्कर देने के लिए कोई भी सीएम पद का चेहरा नहीं है। बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह यहां भी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हाल के दिनों में पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली का नाम सीएम के दावेदारों के पद पर उठ रहा था, लेकिन हाल ही में उनके बीमार होने के चलते सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव के नतीजे की बात करें तो पिछली बार यानी कि 2016 के चुनाव में टीएमसी को 203 सीटों पर जीत मिली थी। ये ऐतिहासिक जीत थी। बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे मात्र 3 सीट पर ही जीत मिली थी। सीपीएम 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और फिर 23 सीटों पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई और उन्हें मात्र 43 सीटों पर जीत मिली थी।
दोस्तों मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर सामने आ गई है। जी हां, दिसंबर तिमाही में भारत के जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। जी हां, पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान है। जी हां, जीडीपी के इन आंकड़ों का सबको बेसब्री से इंतजार था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 12 लाख करोड़ रुपए का रहा है। दोस्तों बिहार और यूपी सहित देश के कई राज्यों में इस समय राशन कार्ड बनवाने का काम चल रहा है। जी हां, बिहार में जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर आवेदक की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी है, तो वही दूसरी ओर राज्य में भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे में अगर आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर शिकायत करनी पड़े तो फिर आप टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं। जी हाँ, केडीबी लाइव आपको टोल फ्री नंबर बताएगा। जी हां, कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो फिर वो भी इसकी शिकायत इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। और ये टोल नंबर है 1800-180-2087। दूसरा नंबर है 1800-212-5512 और 1967 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी अभी तक उबरा नहीं था कि खबरें आ गई है कि दूध की कीमतें भी सैकड़ों पार होने जा रही है। जी हां, ट्विटर पर एक हैशटैग वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए लीटर। जी हां, और ये ट्रेंड में है। जी इसके तहत दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च से दूध की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर होगी। इस खबर को सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता मलदीप सिंह के हवाले से पेश किया जा रहा है। केडीबी लाइव इस खबर को पुष्टि नहीं करता है। कोई भी नई खबर हो और फिर सोशल मीडिया पर बवाल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जी हां, ऐसा ही एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ छाई गई है, जो दावा कर रही है कि दूध की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने जा रही है। ट्विटर यूजर्स ने इसे देश में ट्रेंडिंग पर ला दिया है। जी खबर आने तक 1 मार्च से दूध 100 रुपए लीटर के साथ 54,000 से ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। दरअसल एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें कीमतें बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। यह वायरल खबर में लिखा है कि सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मालदीप सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करेंगे। 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध दोगुनी कीमत यानी कि 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। जी मालकित सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को घेरने का प्रयास किया था। केडीबी लाइव इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, आपको फिर से बता दे रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ एक सूची भी सामने आई है, जो वायरल हो गई है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि ईंधन की असली कीमत क्या है और उस पर कितना टैक्स लगा दिया गया है। इसके बाद उसकी कीमत जानकारी दी जाती है। ठीक उसी तरीके से वायरल हो रही पोस्ट में एक तस्वीर है। इस तस्वीर में दूध के नए रेट बताए गए हैं। वायरल सूची में आधार मूल्य, हरा चारा टैक्स, गोबर टैक्स, लेबर चार्ज, किसान लाभांश समेत जैसे कई बातें शामिल है। हालांकि किसानों की तरफ से इस मामले पर आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया है, यानी कि यह तस्वीर झूठी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से सत्यता सामने नहीं आई है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारत वाली टिप्पणी पर उन्हीं के पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने बिना नाम लिए बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम हर क्षेत्र जाति धर्म का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी का समान रूप से सम्मान करते हैं, यही हमारी ताकत है, हम इसे जारी रखेंगे। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जिक्र किया था, लेकिन आजाद के सभी क्षेत्र वाली बात को राहुल गांधी के बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस पाने के लिए हमारी संसद के अंदर बाहर लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मंत्री मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बेरोजगारी, सड़कों, स्कूलों की हालात यही रहेगी। जहां कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर में आयोजित शांति सम्मेलन में ये बात बोल रहे थे। जम्मू में कांग्रेस के बड़े बागी नेताओं ने गांधी ग्लोबल फैमिली कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम शांति सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, राज्य में 8 चरणों में मतदान करवाए जाएंगे और 2 मई को परिणाम घोषित होगी, यानी कि 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री किसकी बनेगी, टीएमसी या फिर बीजेपी की। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट से राजनीति में सियासी सरगर्मी को और बढ़ाने की कोशिश की है। जी हां, उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को याद रखने की बात कही है। आपको बता दूं कि बीते साल यानी कि दिसंबर 2020 महीने में उन्होंने दावा किया था कि अगर भाजपा बंगाल में
में बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि भाजपा दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। अगर भाजपा बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने शनिवार की सुबह एक और ट्वीट करके लिखा है कि भारत में लोकतंत्र की अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहती है। 2 मई को मेरा पिछला वाला ट्वीट जरूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होंगे, चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को, पांचवें चरण का मतदान 17 अप्रैल को, छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को, सातवें चरण का 26 अप्रैल को और फिर अंतिम चरण यानी कि 8वें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु पहुंचे। जहां राहुल गांधी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीन को पता था कि हमारे पीएम मोदी भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीते 6 सालों से निर्वाचित संस्थान और फिर फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्था हमला किया गया है। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक झटके में नहीं खत्म होता है, यह धीरे धीरे खत्म होता है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने संस्थानों के संतुलन को तबाह कर दिया है। इन सब के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिलाओं के आरक्षण की भी बात पर जोर दिया है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि मैं न्यायपालिका और फिर संसद दोनों में महिलाओं के आरक्षण का हिमायती हूं। हर जगह भारतीय पुरुषों को महिलाओं को भी उसी नजर से देखना चाहिए जिससे वे खुद को देखते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सरकार एक कानून बना रही है। उस कानून में मुस्लिमों के अमेरिका आने पर अब कभी भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। जी हां, मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर लगे बैन को हटाने के बाद बाइडेन प्रशासन भविष्य की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की 140 सांसदों ने मुसलमानों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए और धार्मिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ संसद में एक विधेयक को फिर से पेश किया है। जी, इससे पहले अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण करते हुए बाइडेन ने मुस्लिमों पर लगे यात्रा प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम यात्रा प्रतिबंध संबंधित विधेयक पेश किया था। इसमें न केवल मुस्लिम बहुल देशों से आने वालों पर रोक लगाई गई थी, बल्कि ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और वेनेजुएला के लोगों के प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन बाइडेन सरकार ने इन सबको प्रतिबंध को हटा दिया है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा का सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लग रहा हो कि सरकार आपको लूट रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कल भी एक ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। जी, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद, इसीलिए भारत बंद। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने एबीपी न्यूज की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूट के जाना है, बस 2 लोगों का विकास कराना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हैशटैग फ्यूल लूट का इस्तेमाल किया। एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि मोदी सरकार लोगों की जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम कर रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। यह पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है। मोदी सरकार आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मुफ्त में कर रही है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से आज इन सभी की बड़ी कीमतों और फिर बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर हमला बोल डाला। यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर और फिर तख्तियां लेकर कीमतों को वापस लेने की मांग की और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यह साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम कीमतों की बढ़ोतरी पर दिए गए बेतुके बयान पर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस
पुलिस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और फिर बस में भरकर ले गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि सरकार की लचर नीतियों से त्रस्त आ चुकी जनता को सरकार लगातार झटके पर झटका दे रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में दुनिया की किसी भी सरकार ने अपनी जनता पर इतने अत्याचार नहीं किए होंगे जितने मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आने वाले डॉक्टर कफील खान ने कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। यह डॉक्टर कफील खान ने सीएम आवास पर जाकर राजस्थान सरकार की पहल हेल्थ फॉर ऑल पर चर्चा की, जिसे गहलोत सरकार ने प्रख्यात स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ लॉन्च किया है। साथ ही मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय के खिलाफ मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। मुलाकात के बारे में डॉक्टर कफील खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि माननीय अशोक गहलोत सर के साथ हेल्थ फॉर ऑल पर चर्चा की। जयपुर में गहलोत के आवास पर बैठक के दौरान डॉक्टर कफील खान ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मुफ्त चिकित्सा कवरेज देने वाले आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए बधाई दी। जब डॉक्टर कफील खान ने राजस्थान सरकार के समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में नौकरी की बहार की शुरुआत बस होने वाली है। यह दरअसल बिहार के 1200 हाई स्कूल और फिर कॉलेजों में लाइब्रेरियन की बहाली होगी। इसमें लगभग 900 हाई स्कूल और फिर 300 लाइब्रेरियन की बहाली कॉलेजों में होगी। जी हां, बहाली प्रक्रिया BSSC के माध्यम से पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में शिक्षा विभाग प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों और अधिभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। यह बहाली कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC से होगी। सरकार इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। दोस्तों, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस राजद जैसे कुछ विपक्षी दल साजिशन ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण दलितों के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं, मगर संविधान में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावली दलितों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में भाजपा मुस्लिम और ईसाई धर्म को अपनाने वाले दलितों के लिए किसी भी कीमत पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।